Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 12 और ये है समरी सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1858. तो इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद हमने देखा था 1858 का एक्ट आया और उसके बाद भारत का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया. तो इसको हम रिवाइज करेंगे. पहले आप देख लीजिए क्या क्या आपके इस सेशन में पार्ट हैं, क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं. तो हम 3 वॉइस रॉयस के अंदर बेसिकली ये समझेंगे. लॉर्ड लेटन उनके जो सारे पॉलिसीज़ हैं, लॉर्ड रिपन उनके सारी चीज़ें और लॉर्ड कर्जन. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. तो देखो, जैसे कि हमने बताया 1857 के रिवॉल्ट के बाद अब भारत को रूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी. यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, जो क्राउन है, वो अब हमारे देश की टेरिटरी को रूल करेंगे, गवर्न करेंगे. हमारे देश में जो होने वाला होगा वो वहाँ पे जाके एक्ट और उनकी पार्लियामेंट में सारी चीज़ें पास होंगी. फिर कैनन को पहला वॉइस राय बना दिया गया 1858 में, लॉर्ड कैनन को. ठीक, फिर बात करते हैं लॉर्ड लिटन की. 1876 से 1880 तक इनकी फेमाइन पॉलिसी क्या थी. तो देखो, फेमाइन हो गया था इस टाइम पे और बहुत सारी जानें जा रही थी. ये जो इसकी वजह, फेमाइन की वजह से आप देखोगे कॉलेरा, फीवर वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी. पॉपुलेशन ये सारी चीज़ों को फेस कर रही थी और जो लेटन की गवर्नमेंट है वो मिजरेबली फेल हो गई इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए. तो पहला फेमाइन कमीशन यहाँ पे सेटअप किया गया सर रिचर्ड स्ट्रैची के द्वारा और उन्होंने बहुत सारे कमेंडेबल रिकमेंडेशन भी दिए और फेमाइन कोड भी एग्जिस्टेंस में फिर आया. बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट. तो ये भी लॉर्ड लिटन के अंदर ही आए थे, ये आपको याद रखना है. 1878 में आए थे. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और एक्चुअली इस एक्ट ने क्या किया, जो मैजिस्ट्रेट है उसको एम्पावर किया टू सिक्योर एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. मतलब यानी कि इनके अंडरटेकिंग के बिना वो कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते. यानी कि क्रिटिसिज्म या फिर किसी भी तरह के ओपिनियंस आप यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं. इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक एडवर्स पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गया और उसी साल में आर्म्स एक्ट भी पास करवा दिया था इन लोगों ने. दूसरे रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स लेकर आए थे थ्रू आउट इंडिया. इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एबलिश कर दी और फ्री ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे. 1878 में स्टैचुटरी सिविल सर्विसेज एस्टैब्लिश करी इन्होंने एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस, बट लेटर ऑन इसको भी एबलिश कर दिया गया. अब देखते हैं लिटन एंड सेकेंड अफगान वॉर. तो देखो, रशिया का जो अटैम्प्ट था ना अपने मिशंस भेजने का अफगान में, वही था रीज़न सेकेंड अफगान वॉर का. ब्रिटिश ग्रुप्स वो कैप्चर कर पाए काबुल को, बट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई थी उनको रेबल को कंट्रोल करने के लिए. सडनली 1780 में लिटन को फोर्स किया गया कि अब वो रिज़ाइन कर दे और जो नई गवर्नमेंट इंग्लैंड में आई थी तो फिर उसको रिज़ाइन भी करना पड़ा था. बात करते हैं लॉर्ड रिपन की. 1884 तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में. लोकल बॉडी जैसे कि म्यूनिसिपल कमिटीज़, टाउन्स, तो तालुकाज, विलेजेस, ये सब बनाए गए थे. डिस्ट्रिक्ट तालुकाज बोर्ड, ये सब बनाए गए थे. फिर आप देखोगे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी ये लेकर आए थे. तो इम्प्रूवमेंट के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक कमीशन सेटअप करी विलियम हंटर के द्वारा और उसको हंटर कमीशन बोलते हैं, जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए थी. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 81 में लेकर आए थे 1881 में, है ना, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव करने की कोशिश की थी. इल्बर्ट बिल एजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इस बिल को पास करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत सारे झगड़े चल रहे थे. CB इल्बर्ट जो कि लॉ मेंबर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये बिल. उन्होंने ये बोला कि जो जुडिशरी में डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रहा है उसको अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसको एबलिश करते हैं. यूरोपियंस इस चीज़ को अपोज कर रहे थे. फिर इनको मुश्किल से ये जो बिल है वापस लेना पड़ा और इस बिल के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिसइल्यूजन हो गए थे, हार्ट ब्रोकन हो गए थे, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा यहाँ पे. और उसकी वजह से ही, ये सारी चीज़ों की वजह से ही इमीडिएट आपको मिलेगा. देखो 84 में गए और 1885 में आपका कांग्रेस बन गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई. अब बात करते हैं फिर कर्जन की. 1899 से 1905 के टाइम पे इन्होंने क्या क्या किया. इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए. तो देखो, इन्होंने जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है इन 1902 उसको ऑर्डर में सेट करने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई और पूरा क्वेश्चन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इनके अंदर आ गया था. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस
कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेकर आए 1904 में, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अंदर एक्चुअली उनका ये मानना था कि ये जो अभी रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज़ आ रहे हैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, तो अगर उनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो शायद ये रेसेंटमेंट हमारी कम हो पाए। फिर पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लेकर आए, पुलिस कमीशन 1902 में लेकर आए थे। ओके, बात करते हैं कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट की 1899 में। तो ये वॉइसरॉय जो थे उन्होंने नए लेजिस्लेशंस लेकर आए थे कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट में, तो जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स को रिड्यूस किया गया था, ऑफिशियल मेंबर्स का पोजीशन इंक्रीज़ किया गया था। अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो देखो कितनी भी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर कंट्रोल क्यों ना कर ली हो, ये आर्कियोलॉजिकल चीज़ों के, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बहुत ही अच्छे जो थे अप्रिशिएटर थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे सारी चीज़ों को। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए कि जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको अच्छे से रखा जाए। अब कर्जन के टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में इन्होंने करवाया था। बंगाल को इन्होंने 2 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था 1905 में, और उन्होंने बोला कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से पार्टीशन कर रहे हैं। बट इन एक्चुअल सेंस वो हिंदू इनहेबिटेड रीजन, मुस्लिम इनहेबिटेड रीजन को डिवाइड कर रहे थे। इसकी वजह से एंटी पार्टीशन एजिटेशन हमारे भारत में स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई और लोगों को समझ में आने लगा कि ये क्या खेल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करेंगे रीजन वाइज, और फिर उसके बाद रूल करके अलग अलग दोनों को जो है वो रूल करेंगे। So this is it about this particular session wherein which we revise this entire chapter. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।